हेलो स्टूडेंट्स, एडुमन चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम एक इम्पोर्टेंट और छोटे से टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है उसमें ये टॉपिक दिया हुआ है, फूड डेफिनेशन, फंक्शंस एंड क्लासिफिकेशन। फूड क्या होता है, फूड के फंक्शंस क्या क्या है और फूड का क्लासिफिकेशन क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। फूड क्या होता है? फूड ऐसा सॉलिड और लिक्विड कोई भी पदार्थ जिसको हम स्वेलो कर सकें, जिसको हम डाइजेस्ट कर सकें, जिसको हम एसिमिलेट कर सकें हमारी बॉडी के अंदर, और जो हमें हमारी बॉडी के लिए जो एसेंशियल सब्सटेंसेस है जिनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं वो प्रोवाइड करवा सकें। ऐसे सब्सटेंसेस को, ऐसे जो सॉलिड और लिक्विड पदार्थ होते हैं उनको हम फूड कहते हैं। और ये जो फूड है हमारी लाइफ के लिए, हमें जीने के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। फूड के द्वारा हमारी बॉडी को एनर्जी सप्लाई होती है। इसके अलावा प्रोटीन मिलता है, हमें विटामिन्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, जिनसे हम काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसकी पूर्ति कर सकते हैं। हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए जो प्रोटीन चाहिए उसकी पूर्ति कर सकते हैं। हमारे जो टिश्यूज ऑर्गन्स है उनकी रिपेयरिंग कर सकते हैं। और जो फूड है वो हमें डिजीज़ से भी बचाता है, प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि फूड के अंदर जो भी मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने का काम करते हैं। फंक्शंस ऑफ फूड। पहला फंक्शन है फूड का एनर्जी यील्डिंग फूड्स, यानी कि फूड हमें क्या देता है? एनर्जी देता है, ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ। अगर हम बात करें ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थों की, तो फैट से हमें 1 ग्राम फैट से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। एनर्जी हमें प्रोटीन के द्वारा भी मिलती है, लेकिन प्रोटीन का मेन फंक्शन है ग्रोथ एंड मेंटेनेंस का। इसलिए अगर हमारी डाइट के अंदर फैट या कार्बोहाइड्रेट कम अमाउंट में होता है तब प्रोटीन एनर्जी देने का कार्य करता है। बाकी उसका प्राइमरीली जो फंक्शन है वो ग्रोथ एंड मेंटेनेंस का है। तो यहाँ पर हम देखेंगे एनर्जी यील्डिंग फूड्स में क्या क्या आएगा। फूड्स रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर कॉल्ड एनर्जी यील्डिंग फूड्स। जो कार्बोहाइड्रेट और फैट रिच फूड होते हैं वो एनर्जी यील्डिंग फूड्स कहलाते हैं। दे प्रोवाइड एनर्जी टू सस्टेन द इनवॉलंटरी प्रोसेस essential for continuation of life, to carry out various professional, household and recreational, and to convert food ingested into enable nutrients in the body। जो भी ये फूड होते हैं यह जीवन की निरंतरता के लिए आवश्यक जो भी इनवॉलंटरी एक्शंस है उनको बनाए रखते हैं। इसके अलावा जो भी हमारे एसेंशियल जो घरेलू कार्य होते हैं उनको बनाए रखते हैं। हमारे मनोरंजन कार्य को करने के लिए भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, और शरीर में ग्रहण किए गए भोजन को उपयोगी पोषक तत्वों में परिवर्तित करने के लिए भी ऊर्जा की ज़रूरत होती है, जो ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट और फैट से मिलती है। बॉडी बिल्डिंग फूड्स। बॉडी बिल्डिंग फूड की अगर अपन बात करें तो इसमें आता है प्रोटीन, यानी कि ऐसे पदार्थ, ऐसे भोज्य पदार्थ जिनमें प्रोटीन कंटेंट होता है वो बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहलाते हैं। फूड्स रिच इन प्रोटीन आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स, जिसके अंदर मिल्क, मीट, एग, फिश ये सारे प्रोटीन रिच फूड है, और इनसे हमारी जो बॉडी बिल्डिंग है वो होती है, यानी कि हमारे शरीर की ग्रोथ मेंटेनेंस होती है। दे ऑल्सो सप्लाई एनर्जी। जो प्रोटीन है वो एनर्जी भी सप्लाई करता है। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी फूड्स। ऐसे भोज्य पदार्थ जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं और हमारे बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं, उसमें आ जाएंगे हमारे प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स। फूड्स रिच इन प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन्स आर नोन एज प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी फूड्स। ऐसे भोज्य पदार्थ जो प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन रिच होते हैं वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं और उसके बॉडी के जो फंक्शंस हैं उनको रेगुलेट करते हैं। दे आर एसेंशियल फॉर हेल्थ एंड रेगुलेट एक्टिविटीज सच एज मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, मसल कॉन्ट्रैक्शन, कंट्रोल ऑफ वाटर बैलेंस, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी।
और इनका कार्य क्या होता है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी होते हैं। हमारी जो भी एक्टिविटीज़ होती है बॉडी में उनको रेगुलेट करते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना, मसल के कॉन्ट्रैक्शन को मेंटेन करना, वाटर बैलेंस को कंट्रोल करना, ब्लड की क्लॉटिंग, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, जो हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट है उनको रिमूव करना, ये सारे कार्य इनके द्वारा किए जाते हैं। इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स आएंगे, मिल्क, एग, लीवर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये सारे प्रोटेक्टिव फूड्स में आते हैं। नेक्स्ट है सोशल फंक्शंस ऑफ फूड। फूड के सोशल फंक्शंस भी होते हैं। फूड हैज़ ऑलवेज बीन द सेंट्रल पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी, सोशल, कल्चरल एंड रिलीजियस लाइफ। जो भोजन है वो हमारे कम्युनिटी का, हमारी सोसाइटी का, हमारे कल्चरल और रिलीजियस लाइफ का एक हिस्सा है, एक सेंट्रल पार्ट है। इट हैज़ बीन एक्सप्रेशन ऑफ लव, फ्रेंडशिप एंड हैप्पीनेस एट रिलीजियस, सोशल एंड फैमिली गेट टुगेदर। हम लोगों ने देखा है कि हमारे समाज में या परिवार में किसी के भी कोई भी फंक्शन होता है या कोई स्पेशल ओकेजन होता है तो उस दौरान जो है वो खाना किया जाता है। तो जो भोजन है वो एक तरह से सोशल जो हमारे सामाजिक कार्य है उसका भी प्रतीक है। तो हमारे चाहे धार्मिक कार्य हो, हमारे सामाजिक कार्य हो या पारिवारिक मेल मिलाप, मित्रता, प्रेम, खुशी, इनमें हम जो एक भोजन जो देते हैं, खाना जो करते हैं, वो ये भी इसका एक मेन फंक्शन है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ फूड। भोजन के मनोवैज्ञानिक कार्य। In addition to satisfying physical and social needs, foods also satisfy certain emotional needs of human being. जिस तरह से शारीरिक और सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा जो भोजन है वो भी हमारी भावनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करता है। These include the sense of security, love and acceptance. इसमें भी सुरक्षा, प्रेम और स्वीकृति की भावना होती है। फॉर एग्जाम्पल, प्रिपरेशन ऑफ डिलीशियस फूड्स फॉर फैमिली मेम्बर्स इज ए टोकन ऑफ लव एंड अफेक्शन। उदाहरण के लिए अगर हम हमारी फैमिली के लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं तो उसमें उसको प्रेम और स्नेह का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ फूड्स। अब जो फूड्स है उनको हमने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहले है बेस्ड ऑन न्यूट्रिटिव वैल्यू। अगर हम बात करें न्यूट्रिटिव वैल्यू की तो न्यूट्रिटिव वैल्यू के आधार पर हमने फूड को क्लासिफाई किया है। फूड सप्लाइज न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी दैट हेल्प अस टू मेंटेन आवर न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड हेल्थ। जो भोजन है वो हमारे शरीर को पोषक तत्व प्रदान करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाता है, जिससे हमारी जो पोषण स्थिति है यानी कि न्यूट्रिशनल स्टेटस और हमारा जो स्वास्थ्य है उसको बनाए रखने में हमारी हेल्प करता है। The nutrients provided by foods include carbohydrates, proteins, fat, minerals, vitamins and water। और जो भोजन है उसके द्वारा कौन कौन से न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को प्रोवाइड करवाए जाते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स एंड वाटर। फूड कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिटिव वैल्यू इनटू। सबसे पहले है सीरियल एंड सीरियल प्रोडक्ट, यानी कि न्यूट्रिटिव वैल्यू के आधार पे हम फूड को डिवाइड करते हैं। उसमें पहला है हमारे सीरियल एंड सीरियल प्रोडक्ट, यानी कि अनाज और अनाज के उत्पाद। दे आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर डाइट एंड आर द चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। जो सीरियल और सीरियल प्रोडक्ट्स है वो हमारे डाइट के इंटीग्रल पार्ट है, यानी कि अभिन्न अंग है जो हमें ऊर्जा प्रदान करवाते हैं और ऊर्जा का सबसे सस्ता साधन माना जाता है। दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स एंड गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन। इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट और अच्छे अमाउंट में प्रोटीन भी होता है। They are poor in lysine and rich in methionine, whereas pulses are rich in lysine and poor in methionine। हमारे जो अनाज होते हैं उनमें लाइसिन जो अमीनो एसिड है, जो हमारे लिए एसेंशियल अमीनो एसिड है, वो नहीं पाया जाता है, लेकिन जो मिथ्योनिन अमीनो एसिड है वो पाया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें दालों की तो दालों में लाइसिन अमीनो एसिड पाया जाता है और मिथ्योनिन नहीं पाया जाता है। इसका क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है। तो इसीलिए हमारा जो परंपरागत जो खाने की विधि थी तो उसमें हम दाल, रोटी, खिचड़ी इस तरह की चीज़ को शामिल करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दाल रोटी में, रोटी क्या है, सीरियल से बनती है, दाल क्या है, पल्सेस। तो दाल और रोटी का जो कॉम्बिनेशन है उससे हमारे जो एसेंशियल अमीनो एसिड है उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। अगर हम बात करें खिचड़ी की तो जो चावल है वो सीरियल है और उसमें दाल डाली जाती है, जो कि दाल के अंदर क्या होता है, लाइसिन, और चावल के अंदर क्या होएगा, मिथ्योनिन।
तो इस तरह से इनका कॉम्बिनेशन जो है सीरियल और पल्स का वो यूज किया जाता है, जिससे हमारे जो एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। नेक्स्ट है स्टार्ची रूट्स एंड ट्यूबर्स। स्टार्च युक्त जड़ें और कंद। पोटैटोज, स्वीट पोटैटोज प्रोवाइड कार्बोहाइड्रेट एंड आर दस ग्रुप अलोंग विथ सीरियल अंडर एनर्जी गिविंग फूड्स। आलू, शकरकंद ये भी कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करवाते हैं और इस प्रकार ये ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थों के तहत अनाज के साथ समूहित किए जाते हैं। यानी कि जो सीरियल्स हैं वो भी ऊर्जा प्रदान करते हैं और जो स्टार्ची रूट्स और ट्यूबर्स हैं वो भी हमें कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट है पल्सेज एंड लेग्यूम्स। फूड स्टफ्स फ्रॉम दिस ग्रुप प्रोवाइड्स मेजर पोर्शन ऑफ प्रोटीन ऑफ वेजिटेरियन एज पल्सेज are very good sources of vitamins and minerals but are poor in vitamin C, but sprouting they become rich source of this vitamin also। पल्सेज और जो लेग्यूम्स हैं वो हमें अच्छे अमाउंट में प्रोटीन प्रोवाइड करवाते हैं और जो वेजिटेरियन लोग होते हैं उनके प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पल्सेज और लेग्यूम्स के द्वारा ही पूरी की जाती है और ये मिनरल और विटामिन के भी अच्छे सोर्स होते हैं, लेकिन विटामिन सी इनमें नहीं पाया जाता है पल्सेज और लेग्यूम्स में। लेकिन जब हम पल्सेज और लेग्यूम्स को स्प्राउट करते हैं तो इसमें विटामिन सी प्रेजेंट हो जाता है। तो इसका भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो पल्सेज और लेग्यूम्स हैं उनको क्या करने से विटामिन सी जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो उसमें आपको ऑप्शन मिल सकते हैं स्प्राउटिंग, जर्मिनेशन, इस तरह से तो आपको उसका आंसर करना है स्प्राउटिंग। नेक्स्ट है मिल्क एंड मीट प्रोडक्ट्स। दे आर ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। मिल्क एंड मीट प्रोडक्ट भी प्रोटीन के अच्छे सोर्सेज हैं। मिल्क प्रोवाइड मिनरल्स लाइक कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड विटामिन ए एंड राइबोफ्लेविन। अगर हम बात करें मिल्क की तो मिल्क के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं? कैल्शियम, फॉस्फोरस, विटामिन ए और राइबोफ्लेविन। और एग, मीट, फिश आर सोर्सेज ऑफ गुड क्वालिटी प्रोटीन। और एग, मीट और फिश का जो प्रोटीन होता है उसको गुड क्वालिटी का प्रोटीन माना जाता है। दे ऑल्सो कंटेन गुड अमाउंट ऑफ बी ग्रुप विटामिन और इनके माध्यम से हमें बी कॉम्प्लेक्स जो विटामिन है उन वो भी अच्छे अमाउंट में मिल जाते हैं। लीवर इज ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड विटामिन बी 12। लीवर जो है वो विटामिन ए और बी 12 का अच्छा सोर्स माना जाता है। जो बात करते हैं विटामिन बी 12 की तो विटामिन बी 12 जो है वो जो वेजिटेरियन फूड होते हैं उनमें नहीं पाया जाता है, वो नॉन वेजिटेरियन का मतलब कि जो एनिमल सोर्सेज है उन्हीं से हमें मिलता है। तो उसके अंदर जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए विटामिन बी 12 का सबसे अच्छा सोर्स है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, क्योंकि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट हमें एनिमल सोर्सेज से मिलते हैं, जबकि जो विटामिन बी 12 है वो वेजिटेबल सोर्सेज में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। दे प्रोवाइड प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी। जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है वो प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाते हैं हमारी बॉडी को, यानी कि जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर को बनाए रखते हैं और जो हमारी बॉडी के फंक्शनिंग को मेंटेन करते हैं। इसमें आ जाएंगे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ऑरेंज एंड येलो कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोवाइड कैरोटीन। जो येलो कलर के जो फ्रूट्स होते हैं और जो वेजिटेबल्स होती हैं उनमें कैरोटीन होता है। विटामिन सी इज़ फाउंड इन फ्रेश सिट्रस फ्रूट्स। और जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं यानी कि जो खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। दे ऑल्सो एड टू द डाइटरी फाइबर। और जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं उनमें अच्छी क्वांटिटी में डाइटरी फाइबर भी पाया जाता है। नेक्स्ट है फैट्स, ऑयल्स, शुगर्स एंड जेगरी। फैट्स एंड ऑयल्स आर वेरी कंसनट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर हम बात करें फैट्स एंड ऑयल्स की तो ये एनर्जी के कंसनट्रेटेड सोर्स माने जाते हैं। दे आर जनरली एज ए कुकिंग मीडियम एंड इज हेंस ए नेसेसरी पार्ट ऑफ आवर डाइट। इनका उपयोग आमतौर पर हम खाना पकाने में करते हैं और ये हमारे डाइट का एक नेसेसरी पार्ट है। दे हैव हाई अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑल्सो आर गुड सोर्स ऑफ आयरन। इनमें कार्बोहाइड्रेट की अच्छी मात्रा होती है और ये आयरन के भी अच्छे सोर्स माने जाते हैं, क्योंकि जो ऑयल है उसको आयरन से फोर्टिफाई किया जाता है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन ओरिजिन। ओरिजिन के आधार पे फूड को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्लांट सोर्सेज और एनिमल सोर्सेज। मोस्ट फूड हैज़ इट्स ओरिजिन इन प्लांट्स। मोस्टली जितने भी फूड हैं उनका ओरिजिन प्लांट सोर्सेज है। सम फूड्स आर डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स। कुछ फूड्स तो डायरेक्टली प्लांट से मिलते हैं बट सम फ्रॉम एनिमल्स। लेकिन
कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जो हमें एनिमल से भी मिलते हैं। सम फूड्स नॉट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स इंक्लूड वेरियस एडिबल फंजाई स्पेशली मशरूम। लेकिन कुछ ऐसे फूड्स भी होते हैं जो ना ही प्लांट से मिलते हैं और ना ही एनिमल से मिलते हैं, वो फंजाई से, जैसे एडिबल फंजाई, इसका एग्जाम्पल है मशरूम। सबसे पहले है प्लांट सोर्सेज। मेनी प्लांट्स एंड प्लांट पार्ट्स आर ईटन एज फूड एंड अराउंड 2000 प्लांट स्पीसीज कल्टिवेटेड फॉर फूड। हमारे यहाँ पर अगर हम बात करें तो लगभग 2000 जो स्पीसीज़ है प्लांट की, वो कल्टीवेट की जाती है फूड के लिए। और प्लांट जो है, प्लांट के अलग अलग पार्ट से अलग अलग जो फूड है वो हमें मिलता है। एनिमल सोर्सेज। एनिमल आर यूज एज फूड इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम देम, मिल्क, एग, हनी, मीट एट्सेट्रा। पशुओं से भी हमें जो फूड प्रोडक्ट्स है वो मिलते हैं, जैसे कि हमें मिल्क मिलता है, हनी मिलता है, एग मिलता है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन स्पॉइलेज। स्पॉइलेज के आधार पे भी हमने फूड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है: नॉन पेरिशेबल फूड्स, सेमी पेरिशेबल फूड और पेरिशेबल फूड्स। नॉन पेरिशेबल फूड्स ऐसे फूड्स होते हैं जिनकी शेल्फ लाइफ काफ़ी लंबी होती है। दे इंक्लूड एनी आइटम दैट हैज़ लॉन्ग शेल्फ लाइफ एंड डजंट रिक्वायर रेफ्रिजरेशन टू प्रिवेंट स्पॉइलेज। ये ऐसे फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी शेल्फ लाइफ लंबी होती है और इनको स्टोर करने के लिए रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि सीरियल्स, पल्सेज, ड्राइड एंड कैंड बीन्स, ड्राइड फ्रूट्स एट्सेट्रा। सेमी पेरिशेबल फूड्स ऐसे फूड जिनकी शेल्फ लाइफ नॉन पेरिशेबल फूड से कम होती है। फूड्स दैट रिमेन अनस्पॉइल्ड फॉर ए वेरी लॉन्ग पीरियड इफ़ प्रॉपरली स्टोर्ड और हैंडल। अगर इनको प्रॉपरली स्टोर किया जाए, हैंडल किया जाए, तो इनकी शेल्फ लाइफ काफ़ी लंबी हो सकती है। दे डू नॉट रिक्वायर रेफ्रिजरेशन बट हैव लिमिटेड शेल्फ लाइफ। इनको रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन इनकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो लिमिटेड होती है। फॉर एग्जांपल पोटैटोज़, अनियन, पम्पकिन एट्सेट्रा। नेक्स्ट है पेरिशेबल फूड्स। ये वो फूड्स होते हैं जो बहुत जल्दी स्पॉइल हो जाते हैं। दोज फूड्स दैट आर लाइकली टू स्पॉइल, डीके और बिकम अनसेफ टू कंज्यूम इफ़ नॉट केप्ट रेफ्रिजरेटेड एट 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड और बिलो और फ्रोजन एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड और बिलो, वे खाद्य पदार्थ जिनको खराब होने, सड़ने या उपभोग के लिए असुरक्षित होने की संभावना होती है, पर यदि इन्हें 4.5 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे 0 डिग्री सेल्सियस या उससे कम तापमान पर रेफ्रिजरेट नहीं किया जाता है तो ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं। इसके अंदर आ जाएंगे हमारे मीट, पोल्ट्री, डेयरी प्रोडक्ट्स, मोस्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और कुक्ड लेफ्ट ओवर्स एट्सेट्रा। आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।